चलो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पढ़ना है। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या होता है ये। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, कुछ हमारे पास ये K तक इवेंट्स हैं। और ये इवेंट्स कैसी हैं? ये इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ये कुछ इवेंट्स हैं जो कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है। तुम्हें याद होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती हैं? जिनमें कुछ कॉमन ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिनमें कुछ कॉमन ना हो, मतलब जैसे दो इवेंट है ना, उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, तो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट अगर सबको मिला के क्या आ जाए, सैंपल स्पेस, मतलब अगर E1 यूनियन E2 क्या आ जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, तो उसे बोलेंगे हम एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर हमने इतनी सारी इवेंट मानी है तो ये सब कैसी होनी चाहिए, इनका सबका इंटरसेक्शन तो दो दो का क्या होना चाहिए, फाई के इक्वल। ठीक है, मतलब कोई भी दो होंगी उनका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए। जरूरी नहीं है इन दो का ही, सिर्फ कोई भी दो। ठीक है। एंड यूनियन, सबका यूनियन मिला के किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के। तो ये दोनों, ये सारी इवेंट कैसी हो जाएंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट होंगी। ठीक है। तो एक मैं इसको उससे समझाता हूँ। एक डायग्राम बनाते हैं। ये सपोज मैंने सैंपल स्पेस मान लिया। ठीक है। ये कुछ इवेंट है A1, इस तरीके से A2 A3 A4, ये कुछ इवेंट है। लेट ये A1 है, ये A2 है, A3, ठीक है, A4 मान लो इसको, A5 A6 AK। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ इवेंट्स हैं। अब ये देखो इनका सबका अगर हम देखें, सबका इंटरसेक्शन कोई भी दो में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे A1 और A2 में कुछ कॉमन नहीं है ना। A6 और A4 में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। A1 में और A3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि सारे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव भी है। क्यों एग्जॉस्टिव? सबको मिला के क्या आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है। ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये सैंपल स्पेस है। ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये सारी इवेंट्स कैसी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब मैंने एक इवेंट और ले ली, ए। ठीक है, एक और इवेंट हमने ले ली, कौन सी, ए। लेट ये एक ए इवेंट है, इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर ही एक ए इवेंट है। ठीक है। ये ए इवेंट ऐसी है जो कि मतलब सबको कवर कर रही है। जितनी भी इवेंट हो रही है इसमें, ये सबको कवर कर रही है ए। ये ए इवेंट है। लेट दिस इज बी ए। ठीक है। अब अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो ए की, तो तुम क्या बोलोगे, भाई ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ए, ये जो ए है, ए देखो ये है, तुम ए को समझो पहले। ए है ये वाला पार्ट। अब ये इसमें आ नहीं पाएगा। ये है ए। सो ए इवेंट जो है ये, अगर मुझे इसको निकालना है तो ये मैं बोलूंगा
कि जो सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट है ना, जैसे A1 और A, ये दोनों को मिला के इतना पार्ट आ रहा है ना ये वाला, तो इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब A1 इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी प्लस कर दो किसके साथ, A2 का जो इतना पार्ट है ये वाला A2 वाला पार्ट ये, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A प्लस ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A प्लस डॉट 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 कहां तक, A के तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटरसेक्शन A तक, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो A की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये जो A है ना ब्लैक वाला पार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन सबके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, A की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब तुम्हें एक बात पता है, ये हमने पढ़ी थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, कि अगर मुझे, मेरे पास E1 इंटरसेक्शन E2, ये दो इवेंट है, ठीक है। अगर सपोज E1 हो चुका है पहले, ठीक है, E1 अगर हो चुका है पहले, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय E1, है ना। E1 हो चुका है और फिर E2 के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो वैसे ही अगर मैं इसको लिखूंगा, तो इसमें से कौन हो चुका है पहले बताओ, A1 हो चुका है या A। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाय A, तो क्या ये बात सही है। मैंने लिखा कि A की प्रोबेबिलिटी इंटू A1 के होने की प्रोबेबिलिटी जब A हो चुका है, नहीं भाई A कहाँ हो चुका है, A की तो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी, A की तो हमें फाइंड करनी है ना प्रोबेबिलिटी। तो एक सेकंड रुको, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, मैंने ऐसे ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई A। इसका क्या मतलब है कि जब ए हो चुका है तब तुम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, A1 की प्रोबेबिलिटी निकाल निकाल रहे हो। बट ऐसा थोड़े ना हो रहा है, हम तो जब A1 हो चुका था तब हम A की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो हमें क्या लिखना चाहिए था, हमें इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, हमें क्या लिखना चाहिए था, हमें इसको लिखना चाहिए था इस तरीके से कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हमने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। कब निकाली, अब ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम कब, जब A1 हो चुका है। ये यहाँ A1 हो चुका था उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर A1 के होने के बाद किसकी प्रोबेबिलिटी आई, ए की प्रोबेबिलिटी। ऐसे ही मैं बाकियों को भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A2। इसी तरीके से हम बाकियों को भी लिखते चले जाएंगे और एंड में इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ AK इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A के। ठीक है, इस तरीके से हम इसकी ए की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ए एक ऐसा इवेंट है जो कि कब हो रहा था, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN या ए के तक जो जितनी भी इवेंट थी वो हो चुकी थी, उसके बाद ए हो रहा है। और ए एक कॉमन पार्ट कवर कर रहा था इन सभी में, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी हम बाद में निकाले हैं। तो उसको कैसे निकालना है हमें, A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 A/A2, इस तरीके से इसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, सो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास किसका, टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, जो अभी तक हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ा है वही सब कुछ यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया है। अब जो बेस थ्योरम है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है ना, उसको भी हम करेंगे, बट पहले हमने इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी कर ली। ठीक है, यहाँ पे तुम एक बात लिख लेना एंड में कि ए जो है, ए इवेंट एक ऐसा इवेंट था जो सारे A1 A2 जितने भी इवेंट्स थे उनमें सब में हो रहा है। ए इवेंट
हैपन इन ऑल A1 A2 A3 डॉट 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 AK। इसको थोड़ा और समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। हल्का क्वेश्चन नहीं करेंगे हम, ढंग का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुम करते हुए आ रहे हो 9th 10th क्लास से, ठीक है। फाइंड, लिख लो क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन सेलेक्टेड ईयर। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, सॉल्यूशन बहुत सारा चेंज हो जाएगा। ट्राई करो। सो यहाँ ना हम प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, कौन सा, टोटल प्रोबेबिलिटी का। देखो क्या हो रहा है, 53 संडे की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक सेलेक्टेड ईयर में। अब देखो दो तरीके के ईयर हो सकते हैं, या या तो लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा, ठीक है। नॉन लीप ईयर, ऐसे लिख दो, NLE लिख देते हैं, नॉन लीप, ठीक है। या तो लीप ईयर होता है या फिर नॉन लीप ईयर। अब एक बात बताओ, अगर कोई ईयर लीप ईयर है, ठीक है, तो लीप ईयर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। लीप ईयर क्या होते हैं, हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है, फोर्थ ईयर, मतलब चार में से एक लीप ईयर होता है। तो यानी कि लीप ईयर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। नॉन लीप ईयर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। अब अगर कोई ईयर लीप ईयर है, ठीक है, तो उसमें से एक जो तुमने दिन सेलेक्ट करा वो एक संडे होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ये क्वेश्चन तुमने करा होगा पहले कभी, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन लीप ईयर, है ना। तो ये एक अलग ही क्वेश्चन बनता है। उस केस में हम क्या करते थे, जैसे हम जानते थे लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया होगा कभी ना कभी कि इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे 366 को। तो 7 5 35, इट इज 16 14, 2 बच गया, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, ठीक है। तो संडे कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 दिन में आ रहा है। टोटल केस कितने, 7। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। तो किसी लीप ईयर में संडे सेलेक्ट करने की 53 संडे होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/7। तो इट इज 2/7। एक नॉन लीप ईयर में 53 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नॉन लीप ईयर के केस में यहाँ 365 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ, ये जो डेज है 365 डेज हो जाएंगे, ठीक है। उस केस में एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, एक दिन एक 1 डे एक्स्ट्रा आएगा। 1 डे एक्स्ट्रा वो क्या क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, मतलब 7 दिन में से कोई भी एक हो सकता है। अब 7 में से एक ही है केवल, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/7 नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने की, ठीक है। तो ये सारे केसेस हो गए। अब इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे यूज हो रही है वो हम देखेंगे। हमें क्या निकालना है, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक सेलेक्टेड ईयर में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, ये हमें निकालना है। जो जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ए क्या है अब, ए है 53 संडे, ठीक है। कब, जब हमें या तो लीप ईयर एक सेलेक्ट कर लिया हमने, लीप ईयर की पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इनटू एक लीप ईयर सेलेक्ट करने के बाद संडे आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे जब एक हमने लीप ईयर सेलेक्ट कर रखा है, तो 53 एस बाय लीप ईयर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक नॉन लीप ईयर हमने सेलेक्ट करा, इनटू
जब नॉन लीप ईयर सेलेक्ट करा हमने तब 53 संडे हो, तब की हम बात कर रहे हैं नॉन लीप ईयर में। ठीक है, अब ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई दी है। लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 इंटू संडे, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी लीप ईयर में इट इज 2/7, प्लस नॉन लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 इंटू 1/7। इसे सॉल्व वॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। 2/28 प्लस 3/28, 5/28 आ जाएगा आंसर। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा बेस थ्योरम। ठीक है, जब तक हमें अगर टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आ रहा तो बेस थ्योरम थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाएगी। अब अगर बेस थ्योरम की हम बात करें तो इसमें क्या कह रहा है ये, कि जो अभी ये सारी इवेंट हुई थी ना, ये जो इवेंट हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली थी, ये तो आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे निकालनी हो प्रोबेबिलिटी पर्टिकुलर A3 के केस में बस, या फिर A4 के केस में, है ना, या A6 के केस में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस टोटल प्रोबेबिलिटी को तो रखेंगे नीचे, है ना, और उस पर्टिकुलर केस को न्यूमरेटर में रख के हम बेस प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात। फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यह है कि इवेंट ए, जो ए इवेंट थी अभी जो हमने पहले ली थी, वो सब में हो रही है, ए से ले A1 से लेके A के तक। इवेंट ए इज हैपनिंग इन ऑल A1 A2 A1 A2 A3 डॉट 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 A के तक, सब में हो रही है। सेकंड, हम निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर केस में होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट कोई सा भी मान लो इनमें से। सपोज हमने इसको मान लिया A4 को, तो पर्टिकुलर इवेंट से A4 इज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। अब देखो A हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, A4 की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब A हो चुका है। ठीक है, A4/A निकाल रहे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या था, अभी बताया था। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, A4 इंटरसेक्शन A को, इट कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A4 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी, A1 की प्रोबेबिलिटी इंटू A की प्रोबेबिलिटी जब A1 हो चुका है, प्लस A2 की प्रोबेबिलिटी, फिर A की प्रोबेबिलिटी जब A2 हो चुका है, प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ A के, फिर A की प्रोबेबिलिटी जब A के हो चुका है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये फॉर्मूला वगैरह इतना भयंकर सा देख के, बाकी है बहुत इजी। क्वेश्चन देख के तुम अपने आप पहचान जाओगे कि क्या करना है हमें इसमें।
क्वेश्चन देख लेते हैं इसका भी एक। क्वेश्चन मैं कुछ करा रहा हूँ अभी, है ना, और फिर एनसीईआरटी के बाद में देखेंगे। एनसीईआरटी उससे पहले तुम एक बार खुद भी ट्राई कर लोगे। इफ ड्रॉन बॉल फ्रॉम ए selected bag out of 3 bags is red। एक बॉल जो हमने 3 बैग में से किसी एक बैग में से निकाली है वो रेड है। देन फाइंड probability of then find probability that it is from bag 2। अभी बैग कौन कौन से हैं हमारे पास? ये हमारे पास सपोज 3 बैग है। ये हमारे पास है 3 बैग, ठीक है। दिस इज बैग 1, बैग 2, बैग 3। इसमें 3 वाइट हैं, 4 रेड बॉल है सपोज। 4 वाइट है, 5 रेड है, 2 रेड है, 7 वाइट है, ठीक है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है ये। अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। इसको हम बेस थ्योरम से ही करेंगे। ये कह रहा है एक बॉल जो ड्रॉ करी आउट ऑफ दीज 3 बैग्स, ये 3 बैग हैं, इनमें से एक बॉल ड्रॉ करी। अब एक बॉल जब तुम इसमें से निकालोगे तो बॉल तो बाद में निकालोगे, पहले तो बैग सेलेक्ट करोगे ना कोई सा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैग सेलेक्ट करना पड़ेगा कोई भी एक, ठीक है। अब एक जब बैग सेलेक्ट कर लिया उसके बाद उसमें से हम निकालेंगे बॉल। फिलहाल हम कौन सा बैग सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें फाइंड करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी बी टू की। बी टू की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है बैग बी टू में से बॉल निकालने की, जबकि बॉल कैसी हो, रेड बॉल। तो यानी कि हमें निकालना है B2/R, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अब अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। A4/A कैसे लिखना है, A4 इंटरसेक्शन A बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन R बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R, ठीक है। अब B2 इंटरसेक्शन R का क्या मतलब है, पहले तो तुम्हें क्या करना है, बैग सेलेक्ट करना है, फिर उसमें से क्या निकालनी है, एक रेड बॉल निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R/B3। अब B2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई कोई सा भी तुम इनमें से बैग सेलेक्ट करोगे इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। इसे छोड़ो, पहले अभी न्यूमरेटर को मत लिखो, डिनोमिनेटर को लिखो पहले। बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इट इज 1/3। बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है, 4, टोटल बॉल है 7, तो 4/7 प्लस बैग 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अगेन इट इज 1/3 इंटू रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी किससे, बैग 2 से, इट इज 5/9 प्लस B3 बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू इससे एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि टोटल बॉल कितनी है 9, ठीक है। अब इसमें से जो ये B2 वाला केस है, ये जो ये वाला केस है ना, इसको ऊपर उठा दो, ये तो ऊपर है, तो 1/3 इंटू 5/9, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें ये सब लिखने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकते हैं बिना ये सब लिखे, और तुम उसके अकॉर्डिंग फिर लैंग्वेज को लिख सकते हो। बट कोशिश ये करो कि इससे ही लिख लो। ये फॉर्मूला लिखने से ना एक फ़ायदा ये है कि कई बार अगर हम गलती कर दे रहे हैं कोई यहाँ पे कहीं, तो हमें एटलीस्ट कुछ मार्क्स मिल जाएंगे फॉर्मूला वगैरह सही लिखने के, ठीक है ना।
अदरवाइज इसको करने का तरीका एक और है कि इसमें हम लैंग्वेज लिखते चले जाएं और उससे फिर हम डायरेक्ट इसको लिखें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख के यहाँ और डायरेक्ट इसे लिखें। ठीक है, क्योंकि इसे लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है तो कई बार बस इसमें ही होता है। ठीक है, आंसर बताओ एक बार इसका चैट में कितना आ रहा है। 9 या 27, 27। अच्छा, सब अलग अलग आ रहे हैं यार, तो एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा तुम्हें। 7/77 बता रहे हैं, देख लेना। 7/17, सॉरी, 7/17। वन मोर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हें मिल जाएगा एनसीईआरटी में भी। इफ वन कार्ड ऑफ आउट ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, एक कार्ड गुम हो गया 52 कार्ड्स में से, एंड रिमेनिंग कार्ड्स में से एक कार्ड हमने निकाला। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग, देन इट इज अ किंग। जो वो कार्ड निकाला ना रिमेनिंग में से, वो एक किंग है, ड्रॉन कार्ड इज अ किंग। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज ऑल्सो अ किंग। जो कार्ड हमारा खोया था वो भी एक किंग होगा, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, देखो दो चीज हो सकती हैं जब तुम किंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, किंग की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो जो लॉस्ट कार्ड है उसको हम ले लें प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज किंग। लॉस्ट कार्ड क्या है? किंग। ठीक है, लॉस्ट कार्ड अगर किंग है, पहले कार्ड खोएगा, देखो पहले क्या होगा, कार्ड खोएगा, लॉस्ट होगा, उसके बाद हम कार्ड को ड्रॉन करेंगे। तो लॉस्ट कार्ड क्या है, अगर किंग है, ठीक है, तो उस केस में ड्रॉन कार्ड भी किंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, ड्रॉन कार्ड क्या होगा, किंग। प्लस ऐसा हो सकता है ना कि लॉस्ट कार्ड कोई अदर हो, लॉस्ट कार्ड इज अदर, अदर लॉस्ट कार्ड, अदर लॉस्ट कार्ड इनटू प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज किंग, ड्रॉन कार्ड क्या हो, किंग हो। ठीक है, अच्छा लॉस्ट कार्ड अगर किंग है, किंग कितने होते हैं, 4, तो 4/52 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, इनटू ड्रॉन कार्ड, ड्रॉन कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, अगर एक किंग हम पहले ही खो चुके हैं, उसमें से 4 किंग होते हैं, 4 किंग में से एक किंग चला गया तो 3 बचे, टोटल कार्ड में भी एक कम हो गया, 3/51। यस, सही कह रहे हो तुम। अदर कार्ड, अदर लॉस्ट कार्ड हो तो भाई 4 किंग हो गए 52 में से, 48 हो गए अदर, तो 48/52 इनटू, लेकिन अदर कार्ड लॉस्ट हुआ है बट हम निकाल क्या रहे हैं, किंग निकाल रहे हैं, किंग 4 सही सलामत है हमारे पास, तो 4/51, बिल्कुल सही बात है। ये हो गई किंग की प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज किंग। लॉस्ट कार्ड भी क्या हो, किंग हो। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है लॉस्ट कार्ड, लॉस्ट कार्ड हो किंग। ठीक है, जबकि टोटल प्रोबेबिलिटी हम किंग की निकाल चुके हैं, तो इट इज, टोटल प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी यहाँ नीचे, 4/52 इंटू 3/51 प्लस 48/52 इंटू 4/51। ठीक है, ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर हम रखेंगे जब लॉस्ट कार्ड क्या था, किंग, लॉस्ट कार्ड इज किंग, ये वाला पार्ट हम ऊपर रखेंगे, 4/52 इंटू 3/51।
कुछ नहीं है, बेस थ्योरम बहुत आसान टॉपिक है। आज जो मैं कुछ क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को ट्राई जरूर करना बेस थ्योरम की, तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। कल उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन समझना, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे, बट एक बार मैं ये बोलूंगा कि उसको ट्राई जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए पर्सन स्पीक्स ट्रूथ इन 3 cases out of 4. He selected a card and says that it is a queen, ठीक है। Then what is the probability that he has queen? अब एक इस क्वेश्चन को ना पहले ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। वैसे तो आसान है ये भी, पहले ऐसे ही समझो। एक आदमी है, ये रहा वो आदमी, ठीक है। ये क्या करता है, ये या तो बोलता है सच या झूठ, ठीक है। या तो ट्रूथ बोलेगा, या झूठ को क्या बोलते हैं, 3/51 आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन। चलो जी, 3/51, ठीक है। तो लाई, चलो जी झूठ को बोल दिया लाई, ठीक है। तो या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, ठीक है। अब सच बोलने की उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/4, मतलब 3 केसेस में सच बोलता है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/4। झूठ बोलने की कितनी हो जाएगी 1/4, है ना। 1 - 3/4 इट इज 1/4। अब उसने एक कार्ड सेलेक्ट करा और उसने बताया कि क्वीन है ना। उसने आंसर क्या बताया कि जी क्वीन है। अच्छा, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दैट ही हैज क्वीन, तो सच में वो क्वीन हो। तो ट्रुथ बोलता है वो, अगर देखो क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी होगी, क्वीन है 4, 4/52, ठीक है। जब वो सच बोल रहा है तो 4/52 क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी, और जब वो झूठ बोल रहा है तो क्वीन के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 48/52। तो ये तो इन दोनों का सम तो क्या हो गया, ये हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन तुम्हें न्यूमरेटर में क्या रखना होगा, केवल वो केस जब सच में उसके पास क्या है, क्वीन है, ठीक है। तो सच में उसके पास क्वीन कब होगी, जब वो सच बोल रहा है। 3/4 इंटू 4/52, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। पहले तो एक ए इवेंट मान लेना, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4 इंटू 4/52 प्लस 1/4 इंटू 48/52। तो क्वीन के होने की प्रोबेबिलिटी जब ये ए हो चुका है, इट इज 3/4 इंटू 4/52 डिवाइडेड बाय 3/4 इंटू 4/52 प्लस 1/4 इंटू 48/52, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है इसका आंसर, 4 × 12
12 प्लस 48 60 1/5 आ रहा है क्या? देख लेना इसका आंसर एक बार, 1/5 आ रहा है क्या? सो एक बार एनसीईआरटी ट्राई कर लो खुद से इस एक्सरसाइज इस टॉपिक की, बेस थ्योरम की थर्ड एक्सरसाइज आई थिंक। ठीक है। ठीक है 13.3, ठीक है, इसको कर लो। चलो ठीक है फिर।